नमस्कार मित्रों, आप सभी का यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हैं जिसका शीर्षक है अनुसंधान या शोध के सोपान, जिसे हम चरण भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि अनुसंधान या शोध के सोपान या चरण या स्टेप्स ऑफ रिसर्च किसे कहते हैं। अनुसंधान एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें एक सुनिश्चित प्रक्रिया और चरणों के प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष को प्राप्त किया जाता है। साधारणतः अनुसंधान में शोधकर्ता द्वारा वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन या अनुसरण किया जाता है। अनुसंधान क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें सुनिश्चित प्रक्रिया और चरणों के प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष को प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः शोधकर्ता इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुसरण करता है। अनुसंधान या शोध के प्रमुख सोपान या चरण इस प्रकार हैं। पहला, अनुसंधान समस्या का चुनाव या चयन। दूसरा, उद्देश्य का निर्धारण। तीसरा, परिकल्पना का निर्माण। चौथा, अध्ययन क्षेत्र का चुनाव। पांचवा, प्रविधियों का चुनाव। छठा, अवलोकन। सातवां, तथ्यों का संकलन। आठवां, तथ्यों का वर्गीकरण। नौवां, सामान्यीकरण। और 10वां, प्रतिवेदन। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से 10 सोपान हैं। अनुसंधान या शोध के सामान्य रूप से 10 सोपान हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला है अनुसंधान समस्या का चुनाव या चयन। यह शोध का पहला सोपान है। इसमें शोधकर्ता अपनी रुचि के अनुसार या क्षमता के अनुसार समस्याओं का चुनाव करता है। दूसरा है उद्देश्य का निर्धारण। उद्देश्य का निर्धारण क्या है? यह शोध प्रक्रिया का दूसरा सोपान है। इस चरण में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना अनिवार्य है। सामान्य सी बात है कि जब हम शोध कार्य आरंभ करने की बात कहते हैं तो उसमें क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? शोध क्यों करना चाहते हैं? किस उद्देश्य से करना चाहते हैं? शोधार्थी किसी भी विषय पर शोध क्यों करना चाहता है? उसका कोई मुख्य उद्देश्य तो होगा। उसका मुख्य उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। यह शोध प्रक्रिया का दूसरा सोपान है। उद्देश्य के बगैर हम शोध कार्य नहीं कर सकते। उद्देश्य होना अनिवार्य है। किसी भी कार्य को देखते हुए और किसी भी विषय को देखते हुए उद्देश्य का निर्धारण करना आवश्यक है। उद्देश्य के बगैर शोध कार्य संभव नहीं है। तीसरा है परिकल्पना का निर्माण। यह शोध प्रक्रिया का तीसरा चरण है। परिकल्पना का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि अध्ययन के समय शोधकर्ता अपने उद्देश्य से कहीं भटक न जाए। ध्यान दीजिए, यह शोध प्रक्रिया का तीसरा चरण है। परिकल्पना का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि अध्ययन के समय शोधकर्ता अपने उद्देश्य से कहीं भटक न जाए। शोध कार्य में परिकल्पना का निर्माण आवश्यक है। बगैर परिकल्पना के एक शोधार्थी शोध कार्य समाप्त नहीं कर सकता और न ही उसके प्रति वह
निष्ठापूर्ण तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकता है। परिकल्पना का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। चौथा है अध्ययन क्षेत्र का चुनाव। यह शोध प्रक्रिया का चौथा चरण है। परिकल्पना तैयार करने के बाद ऐसे अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां परिकल्पना से जुड़े प्रदत्त विद्यमान होते हैं। पांचवा, प्रविधियों का चुनाव। यह शोध प्रक्रिया का पांचवा चरण है। अध्ययन के दौरान प्रविधियों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अध्ययन प्रविधि के बगैर शोध कार्य संभव नहीं। किसी भी शोध कार्य को करने के लिए प्रविधियों का चुनाव करना महत्वपूर्ण होता है। छठा है अवलोकन। यह शोध प्रक्रिया का छठवां सोपान है। शोध कार्य में अवलोकन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवलोकन के बिना शोध कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। सातवां है तथ्यों का संकलन। यह शोध प्रक्रिया का सातवां सोपान है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता निष्पक्षतापूर्वक तथ्यों का संकलन करता है। आठवां है तथ्यों का वर्गीकरण। यह शोध प्रक्रिया का आठवां सोपान है। इसके अंतर्गत तथ्यों के संकलन के बाद तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। सभी तथ्यों को तार्किक रूप से क्रमबद्ध किया जाता है। नौवां है सामान्यीकरण। यह शोध प्रक्रिया का नौवां सोपान है। यह महत्वपूर्ण चरण है। निष्कर्षों के बिना किसी भी शोध का कोई महत्व नहीं होता। ध्यान देने वाली बात है कि निष्कर्षों के बिना किसी भी शोध का कोई महत्व नहीं होता। हम जो भी काम करते हैं, करने के पश्चात एक निष्कर्ष तक मनुष्य अवश्य पहुंचता है, और वह निष्कर्ष मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य सधता है। जिस उद्देश्य से वह कार्य कर रहा है, वह कार्य तभी सफल माना जाएगा जब वह निष्कर्ष देता है। निष्कर्ष का होना अति आवश्यक है। शोधकर्ता का उद्देश्य विभिन्न घटनाओं के बारे में सामान्यीकरण प्राप्त करना भी जरूरी है। 10वां है प्रतिवेदन। इसके अंतर्गत सामान्यीकरण या सिद्धांत की रचना के पश्चात पूरे शोध का एक प्रतिवेदन बनाया जाता है, जिसमें शोध के निष्कर्षों के आधार पर सुझाव दिए जाते हैं। एक बार हम फिर से देखेंगे कि शोध के सोपान कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। पहला है अनुसंधान समस्या का चुनाव या चयन। दूसरा, उद्देश्य का निर्धारण। तीसरा, परिकल्पना का निर्माण। चौथा, अध्ययन क्षेत्र का चुनाव। पांचवा, प्रविधियों का चुनाव। छठा, अवलोकन। सातवां, तथ्यों का संकलन। आठवां, तथ्यों का वर्गीकरण। नौवां, सामान्यीकरण। और 10वां, प्रतिवेदन। तो इस तरह हम देखते हैं कि अनुसंधान या शोध के सोपान या चरण, कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुसंधान के चरण कौन कौन से हैं। फिर पूछे जाते हैं कि सोपान कौन कौन से हैं। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें शब्द को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शोध में सोपान और चरण एक ही है, और वो 10 सोपान हैं जो हम अभी आपके सामने बता रहे थे। आइए कुछ चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे अभी। तो हम चलते हैं
जी, तो कुछ प्रश्न हैं जो आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रश्न को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि शोधकर्ता का सर्वोच्च गुण क्या है या क्या होना चाहिए। जब हम शोध कार्य करने के लिए जा रहे होते हैं तो एक शोधार्थी में जो सर्वोच्च गुण होना चाहिए वह क्या होना चाहिए। उत्तर होगा जिज्ञासा प्रवृत्ति। जब हम किसी विषय को ले रहे हैं, जो हमारा विषय है जिस पर हम शोध कार्य करने जा रहे हैं, उसके प्रति शोधकर्ता में जिज्ञासा का होना आवश्यक है। बगैर जिज्ञासा के शोध कार्य संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उत्तर है वैज्ञानिक अनुसंधानों में। दूसरा, समाज विज्ञान संबंधी अनुसंधानों में। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका उत्तर है वैज्ञानिक अनुसंधान में। और दूसरा, समाज विज्ञान संबंधी अनुसंधान में। तीसरा प्रश्न है, समस्या क्या होती है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि समस्या क्या होती है। इसका उत्तर है पहला, आवश्यकताओं के मार्ग में बाधक। दूसरा, समस्या समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न। तीसरा, एक प्रश्नात्मक वाक्य। चौथा प्रश्न है, करलिंगर ने समाज के संदर्भ में क्या लिखा है। उत्तर होगा यह एक प्रश्नात्मक वाक्य या विवरण है। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, समस्या के स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं। पहला, ऐतिहासिक अभिलेख। दूसरा, ऐसे क्षेत्र जो अनुसंधान रहित हैं। तीसरा, ऐसे निष्कर्ष जिनका सत्यापन शेष है। छठा प्रश्न है, समस्या का चयन आधार क्या है। उत्तर है दो परस्पर विरोधी अनुभव। दूसरा, अनुसंधान के बाद दिए गए सुझाव। तीसरा, विषय विशेषज्ञों से परामर्श। सातवां प्रश्न है, आजकल प्रायः अनुसंधान करने हेतु कौन सी परंपरा प्रचलित है। पहला, अनुसंधानकर्ता की योग्यता, रुचि आदि को बिना सोचे समझे पर्यवेक्षक उसे समस्या प्रदान करते हैं। दूसरा, अनुसंधानों के शीर्षक में चरों की हेराफेरी द्वारा नवीन सिद्धांतों का निर्माण होता है। आज जो है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आजकल प्रायः अनुसंधान या शोध करने हेतु कौन सी ऐसी परंपरा है जो प्रचलित है। इसका उत्तर होगा अनुसंधानकर्ता की योग्यता, रुचि आदि को बिना सोचे समझे पर्यवेक्षक उसे समस्या प्रदान करते हैं। दूसरा, अनुसंधानों के शीर्षक में चरों की हेराफेरी द्वारा नवीन सिद्धांतों का निर्माण होता है। आठवां प्रश्न है, पूर्ण किए जा चुके अनुसंधानों से समस्या चयन किस प्रकार होता है। ध्यान से सुने। आठवां प्रश्न है, पूर्ण किए जा चुके अनुसंधानों से समस्या चयन किस प्रकार होता है। तो उत्तर है उक्त अनुसंधानों को संबंधित पुस्तकालय में जाकर पढ़कर। नौवां प्रश्न है, परस्पर विरोधी अनुभवों से समस्या उत्पन्न होती है।
उत्तर है जब वे द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। 9वां प्रश्न फिर से एक बार सुन लें। परस्पर विरोधी अनुभवों से समस्या उत्पन्न होती है। कैसी समस्या? जब वे द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। द्वंद्व की समस्या। स्पष्टीकरण संबंधी रिक्तियों से क्या तात्पर्य है? पहला, जब किसी स्पष्टीकरण की अभिव्यक्ति में मतभेद होता है। दूसरा, जब किसी स्पष्टीकरण में विभेद उजागर होता है। और तीसरा, जब किसी स्पष्टीकरण में अस्पष्टता होती है। 10वां प्रश्न है 11वां प्रश्न है कि समस्या की विशेषता है। समस्या की क्या विशेषता है? जो समस्या है उसकी क्या विशेषता है? उत्तर है अस्पष्टता, दूसरा समाधान योग्य, तीसरा परिकल्पना जन्य।